Hello everyone, welcome back to Bleed Electrical. I am Triveli Naidu from the Department of Electrical Engineering at St. Vincent Pallotti College of Engineering and Technology, Nagpur. Now in the previous video, we have spoken about supply side management. In this video, we are going to discuss about minimizing supply demand gap. हम सब जानते हैं कि सप्लाई और डिमांड में इक्वल होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे देखा जाता है कि डिमांड सप्लाई से ज़्यादा है। डिमांड ज़्यादा हो जाने के कारण हमारी रिक्वायरमेंट्स फुलफ़िल नहीं हो पा रही है, तो इसीलिए इस गैप को ओवरकम करना हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है पावर सिस्टम में। तो हम अभी तरीके देखने वाले हैं इन ऑर्डर टू कंट्रोल द मैक्सिमम डिमांड। सो दिस इज़ इलेक्ट्रिकल लोड मैनेजमेंट एंड मैक्सिमम डिमांड कंट्रोल। So let us see the step-by-step approach for maximum demand control. तो हम अगर ये सारी चीज़ें ध्यान में रखें तो हम अपने मैक्सिमम डिमांड को कंट्रोल कर सकते हैं। तो पहली चीज़ है load curve generation. What is a load curve? When you plot the load with respect to time, it is the load curve. ओके तो हम लोड कर्व क्यों प्लॉट कर रहे हैं? ताकि हमें पीक पॉइंट्स पता चल जाए, वैली पॉइंट्स पता चल जाए, एक एनर्जी कंजम्पशन का पैटर्न पता चल जाए। तो ये सब करने से हमें एक अंदाज़ा हो जाएगा कि मैक्सिमम लोड या पीक लोड किस पॉइंट ऑफ टाइम पे या किस पीरियड ऑफ टाइम पे रहता है। तो पैटर्न को समझने के लिए हमें लोड कर्व जनरेशन करना चाहिए। Then second is the rescheduling of loads. Why do we reschedule the loads? Because the loads will create simultaneous maximum demands and we don't want that. हम नहीं चाहते कि एक साथ सारे maximum demands create हो जाए या एक साथ सारे equipments का peak point arise हो जाए। तो इससे क्या होगा कि बर्डन होगा पावर सिस्टम पे, स्ट्रेस आएगा पावर सिस्टम पे। तो हम ये कर सकते हैं कि हम शिफ्ट्स अरेंज कर सकते हैं, अलग अलग इक्विपमेंट्स को अलग अलग पॉइंट ऑफ टाइम पे स्टार्ट कर सकते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं? रीशेड्यूल कर रहे हैं लोड्स को। तो रीशेड्यूलिंग कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ प्रोसेस फ्लो चार्ट्स या कुछ ऑपरेशन फ्लो चार्ट्स, जहाँ पे हम हमारे इक्विपमेंट्स के रनिंग कंडीशंस को समझ पाए। इससे क्या होगा? आपका लोड फैक्टर जो है वो इम्प्रूव हो जाता है, और हम सब जानते हैं अगर लोड फैक्टर हमारा इम्प्रूव हो जाता है तो हमारा मैक्सिमम डिमांड ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाता है। देन थर्ड तरीका है स्टोरेज ऑफ प्रोडक्ट्स एंड प्रोसेस मटेरियल्स और प्रोसेस यूटिलिटीज़ लाइक रेफ्रिजरेशन। हम सब जानते हैं कि मेजॉरिटी इंडस्ट्री अपने प्रोडक्ट्स को स्टोरेज के लिए रेफ्रिजरेशन करती है, रेफ्रिजरेशन यूज़ करती है स्टोरेज के लिए। तो अब इसका क्या सल्यूशन हो सकता है? जैसे आइस इंडस्ट्री का देख ले, अगर हम देखें कोई डेयरी प्रोडक्ट्स की इंडस्ट्री है तो यहाँ पे आइस बैंक का सिस्टम होता है ना। जैसे मिल्क और डेयरी इंडस्ट्री है तो वो मिल्क को या डेयरी प्रोडक्ट्स को स्टोर करने के लिए आइस यूज़ करती है, ठीक है। अब ये आइस कब बनाया जाता है? आइस के लिए भी इलेक्ट्रिसिटी लगती है डेफिनेटली, पर ये लीन पीरियड में बनाया जाता है जब पीक लोड नहीं है। तो इससे क्या हो जाता है कि पीक लोड के टाइम पे आपका रेफ्रिजरेशन चालू नहीं है बट लीन पीरियड में चालू है। तो इससे दोनों भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं हमारे। एक तो पीक लोड में आपका लोड जो है वो कम हो रहा है, प्लस आपका पर्पस भी सॉल्व हो रहा है प्रोडक्ट्स को स्टोर करके रखने का। तो दिस इज़ अबाउट स्टोरेज ऑफ प्रोडक्ट्स एंड प्रोसेस मटेरियल एंड प्रोसेस यूटिलिटीज़ लाइक रेफ्रिजरेशन, in which what we are doing is building up the storage capacity of products, materials, and using electricity during the off peak periods. So this is what we are doing. Like ice bank systems is used in milk and dairy industry, and ice is made in the lean period. So I hope it is clear to you all. The next, द फोर्थ पॉइंट इज शेडिंग ऑफ नॉन एसेंशियल लोड्स। हमें पता है कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये लोड यूटिलाइज नहीं हो रहा है तो उसे हम ऑफ पीक पीरियड में बंद कर दें, ठीक है। जो ऑन पीक पीरियड में अगर हम उसका लोड शेडिंग कर देते हैं तो हमारे पावर सिस्टम पे से बर्डन कम हो जाता है, स्ट्रेस कम हो जाता है। तो शेडिंग ऑफ नॉन एसेंशियल लोड इज इक्वली contributing towards the step-by-step approach for maximum demand control. The next is operation of captive generation and diesel generation sets. हमें पता है कि हम DG sets कब यूज़ करते हैं?
जब हम अपने सिस्टम को कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो हम बेसिकली क्या करते हैं, सप्लीमेंट करते हैं पावर टू द इलेक्ट्रिकल यूटिलिटीज. सो इट इज़ एडवाइजेबल टू कनेक्ट द डीजी सेट्स फॉर द ड्यूरेशंस व्हेन डिमांड रीचेस द पीक वैल्यू. हमें पता है कि इलेक्ट्रिकल यूटिलिटीज़ अभी इसको बेयर नहीं कर पा रही है, तो हम क्या कर सकते हैं, हमारा डीजल जनरेशन सेट्स जो है वहाँ पर यूटिलाइज कर सकते हैं ताकि इलेक्ट्रिकल यूटिलिटीज़ पे पीक पीरियड्स के टाइम पे बर्डन ना हो. तो ये एक तरीका हो सकता है मैक्सिमम डिमांड कंट्रोल करने का. Next, an important technique is reactive power compensation. So, reactive power compensation. What is reactive power compensation? We are compensating for this reactive power. How does it is contribute? So, let us see in the coming slides. Now, reactive power management, types of power. Let's first understand what is the type of power. So first is the active power. So it is the power that does the actual work. Okay. So now creating heat, lifting the loads, all these things are done by the active power. And then its unit is kilowatts. Now what about reactive power? It is the power that doesn't do any real work. It's not that it's not important. Yes, it does a certain minimum thing in your power system. It does contribute, but it doesn't do any real work. Okay, like current that charges a capacitor or current that creates the magnetic field around a coil for another. Okay, and its unit is kVAr. And then another is apparent power. So it is a mathematical combination of real and reactive. So that is apparent. So apparent power's unit is kVA. So now to understand this, let us see this power triangle, which is a phasor diagram. When we see that if we are drawing this line for real power, then reactive power is like this, and the combination of real power and reactive power is giving you this apparent power. Okay, now let us understand this with an example. We have over here this packet of chips. Okay, so now in this packet of chips we find that this entire packet is going to have chips inside it as well as air. Okay, so if I look at this, then the active power uh, can be the chips. Okay, we can consider active power to be the chips. Chips is something that we want to eat, right? And what about air? Rest of the packet is filled with air, even though we don't require this air, because it is, we say that packet is having such a lot of air and having less material. But is it so that air is not required in the packet? No, air is equally important. Why? Because it wants to keep the chips crispy. Correct, you understood my point. Now yeah, the chips are important, but air is equally important. However, it does not do real work. What is the real work over here? Having chips. So chips is important to me, and the combination of these two things is apparent power. So this is how we can understand the analogy between this and the apparent power. So reactive power is not really required, and it's very important for us to deal with this reactive power, because if we do not deal with this reactive power, so many things can happen. So why do we need to compensate for the reactive power? First thing is power factor improvement. Why do we need to improve the power factor? See, when electrical utilities supply power, if all loads have unity power factor, maximum power can be transferred. ठीक है, अगर यूटिलिटीज़ में पावर फैक्टर जो है यूनिटी रहता है, यानी अगर पावर फैक्टर जो है 1 रहता है, तो मैक्सिमम पावर मिलता है पावर सिस्टम को. लेकिन अगर वो यूनिटी से लेस रहता है, अगर वो 1 से लेस रहता है, तो पावर फैक्टर कहीं ना कहीं हैम्पर हो जाता है. ठीक है, और इससे क्या होता है, पावर लॉसेस होते हैं. ठीक है, इससे हमारा पावर फैक्टर कम होने के कारण हमारे पावर सिस्टम पे स्ट्रेस पड़ता है लो पावर फैक्टर के कारण. ठीक है, तो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है कि हम पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट पे ध्यान दें. तो मिनिमाइज द लॉसेस. अब पावर रिएक्टिव पावर को कंपनसेट क्यों करते हैं हम, ताकि हम पावर लॉसेस को भी मिनिमाइज कर सके. इट रिड्यूसेस कॉपर लॉसेस बाय मिनिमाइजिंग करंट फ्लो थ्रू द लाइन. सो कॉपर लॉसेस को मिनिमाइज करता है रिएक्टिव पावर. देन तीसरा है इम्प्रूविंग द जनरेटर कैपेबिलिटी. अगर हमें रिएक्टिव पावर को कंपनसेट कर रहे हैं हम, तो इट कैन लिमिट जनरेटर्स रियल पावर कैपेबिलिटी. है ना, जनरेटर जितना पावर एक्चुअली प्रोड्यूस करके या जनरेट करके आपको दे रहा है, उसके ऊपर कोई लोड नहीं आएगा, कोई बर्डन नहीं आएगा. वो उसकी कैपेबिलिटी को इम्प्रूव करता है.
Then next is quality of power improvement. It helps in maintaining the voltage profile. Voltage sag नहीं होगा, voltage profile maintained रहेगा, है ना. So voltage stability बनी रहेगी. तो ये सारी reason की वजह से reactive power compensate करना बहुत important है. And last but not the least, blackouts को control करने के लिए, क्योंकि blackouts बहुत dangerous हो सकते हैं अगर हम properly deal नहीं करते हमारे power system के साथ में. तो ठीक है, क्योंकि अगर इम्प्रॉपर कंपनसेशन रहा तो ब्लैकआउट्स भी हो सकते हैं. जैसे कुछ सालों पहले हमने देखा था कि ब्लैकआउट हुआ था पंजाब, दिल्ली, हरियाणा साइड में. सो हम नहीं चाहते कि वो सिचुएशन फिर से क्रिएट हो जाए. सो नीड ऑफ कंपनसेशन ऑफ रिएक्टिव पावर इज़ अ मस्ट. नाउ व्हाट इज़ दिस रिएक्टिव पावर कंपनसेशन एक्चुअली? The maximum demand can also be reduced at plant level by using capacitor banks and maintaining optimum power factor. Now what we are doing, we are reducing this. We just want, हमें पता है कि पावर फैक्टर जो है लैगिंग है ना. सारे हमारे पावर सिस्टम में पावर फैक्टर लैगिंग है और हम क्या चाहते हैं कि वो यूनिटी हो. तो हमें क्या चाहिए कि हम पावर फैक्टर को बैलेंस करें. अगर कुछ कम है तो उसको ज़्यादा बनाने के लिए हमें एडिशन करना पड़ेगा. और एडिशन हमें क्या देगा? लीडिंग पावर फैक्टर देगा, है ना. और लीडिंग पावर फैक्टर कब मिलता है? जब हमारे पास कैपेसिटर्स हो. करेक्ट. और हमारे पास इंडक्टर्स है तो हमें लैगिंग पावर फैक्टर मिलता है. तो अगर हमें पावर फैक्टर को इम्प्रूव करना है तो हमें लीडिंग पावर फैक्टर को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा. इसीलिए टेक्निक क्या बोलती है कि आप कैपेसिटर बैंक्स को ऐड कर दो. अगर आप कैपेसिटर बैंक्स को ऐड कर देते हो तो एक ऑप्टिमम पावर फैक्टर मेंटेन हो जाता है. Okay, then capacitor banks are available with microprocessor based control systems, and these systems switch on and off the power द कैपेसिटर बैंक्स. अभी एक बार उसको इंस्ट्रक्शन मिला, माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड है, प्रोग्राम्ड है, तो कैपेसिटर बैंक्स अपने आप ही पावर लॉस के टाइम ऑन हो जाएंगे और जब उनका यूज़ नहीं है तो वो ऑफ हो जाएंगे. तो इस प्रकार से आप एक डिज़ायर्ड पावर फैक्टर जो है ऑब्टेन कर सकते हैं और आपके पावर के कैपेसिटी पर भी प्रॉब्लम नहीं आती है, स्ट्रेस नहीं आती है एट लो पावर फैक्टर. ओके, नाउ हाउ टू कंपनसेट फॉर रिएक्टिव पावर. फर्स्ट इज शंट कंपनसेशन. नाउ व्हाट इज द शंट कंपनसेशन? अगर आपका कैपेसिटर पैरेलल में कनेक्टेड है सिस्टम के साथ में तो देन इट इज़ अ शंट कंपनसेशन, मेनली यूज फॉर पावर फैक्टर करेक्शन. इट इज़ ऑल्सो नोन एज लोड कंपेंसेटर्स. ओके, देन सीरीज कंपेंसेशन. सीरीज कंपेंसेशन में क्या होता है? कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज विद द लाइन. दे आर मेनली यूज फॉर बूस्टिंग द रिसीविंग एंड वोल्टेज. तो वोल्टेज इनस्टेबिलिटी नहीं क्रिएट होना चाहिए, आपका रिसीविंग एंड वोल्टेज भी बूस्ट होना चाहिए, इसीलिए हम ये यूज़ करते हैं. देन सेल्फ रेगुलेटिंग टाइप कंपेंसेटर्स कहलाते हैं ये. ठीक है, सीरीज कंपेंसेटर्स आर ऑल्सो नोन एज सेल्फ रेगुलेटिंग टाइप ऑफ कंपेंसेटर्स, whereas shunt compensators are also known as load compensators. So now this diagram will give you a brief idea about what is a series compensation and what is shunt compensation. You find in the line these capacitors are connected in series, hence it is known as series compensation. Okay, and if it is connected like this parallelly, okay, if it is connected in parallel, then this could be called a shunt compensator. So this is all about minimizing the supply and demand gap. So catch you later in the next video. Keep watching. Thank you so much.